प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हॉब्स का सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। हॉब्स की राजनीतिक विचारधारा में सर्वप्रथम स्थान उसके सामाजिक समझौते का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का है। अगर हम हॉब्स को कहीं जानते हैं तो मुख्य रूप से सबसे पहले उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात होती है, और उसने विभिन्न चरणों में इस प्रकार सामाजिक समझौते की बातें बताई हैं। उनमें सबसे पहले हम मानव स्वभाव का चित्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने मानव के स्वभाव को किस प्रकार से चित्रित किया, उन्होंने क्या पाया। इसके संबंध में हम हॉब्स का मूल मंत्र यानी स्वयं को पढ़ो, रीड थी सेल्फ है, यानी स्वयं को जानो, और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। कि अगर हम राजनीतिक समाज का चिंतन करते हैं तो उस राजनीतिक समाज के चिंतन में मानव स्वभाव का भी चिंतन होना आवश्यक है या होना चाहिए। हॉब्स मानव का चित्रण एक स्वार्थी, हॉब्स ये मानता है कि मानव का स्वभाव स्वार्थी, भयग्रस्त प्राणियों के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने ही हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है, यानी अपना हित अधिक से अधिक हो इस बात पर ही वो लगा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई लड़ता रहता है या झगड़ता रहता है। उसका मुख्य जो उद्देश्य है वह अपने यश को बढ़ाना होता है। उस लड़ाई के पीछे हॉब्स ये मानता है कि वो ये अपने यश को बढ़ाता है, और उसमें शक्ति की वृद्धि लिप्सा बराबर बनी रहती है, और ये लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है, उसको लगातार प्रयत्नशील रखती है, और यह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की यह लिप्सा तभी लिप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हॉब्स मानव के स्वभाव को संघर्षशील मानता है, स्वार्थी मानता है, और उस लिप्सा की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्न करता रहता है। इसके अनुसार हॉब्स के अनुसार मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं होती है। इसके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ, साथ साथ में बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ भी नहीं है। सब मनुष्य का एक सा स्वभाव है, सब एक सी प्रवृत्ति है। अब इसके साथ सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव के साथ साथ हम इसकी प्राकृतिक अवस्था का भी अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देता है। हॉब्स ये मानता है कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले की स्थिति को वो प्राकृतिक अवस्था मानता है, और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद ये बताता है कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्यों की प्रकृति अवस्था में क्या दशा थी, इसके बारे में जानकारी देता है। हॉब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़ता है, लॉजिक देता है, और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसे ही है जैसे कि पूर्णतः स्वार्थी, यानी वो मान के चलता है कि उस समय उसका स्वभाव प्रकृति स्वार्थी थी, और समान शक्तियों वाले मनुष्यों को नियंत्रण सत्ता के अभाव में ये हो सकती थी। हम मानव स्वभाव के में संबंध संघर्ष तीन कारणों से होता है। वो ये मान के चलता है कि मानव के स्वभाव में संघर्ष होता है, उसके मुख्य रूप से तीन कारण बताए गए हैं। उन तीन कारणों में पहला है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, दूसरा कारण है भय यानी फियर, और तीसरा कारण है यश यानी ग्लोरी। प्रतिस्पर्धा, ग्लोरी, ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से वो संघर्षशील रहता है। इसके साथ ही वो लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करता है? क्योंकि वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए, और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए वो निरंतर संघर्षशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है।
हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है, यानी माइट इज राइट, जिसके पास में शक्ति है वो सत्य है की धारणा पर आधारित ही इसके अंतर्गत, इसके अनुसार जो क्या होता है, जो कोई भी जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सके सामर्थ्य हो, वह उतनी समय के लिए उसका हो जाता है। यानी जितनी उसके पास सामर्थ्यता का आशय यहाँ शक्ति से लिया गया है, जितनी उसके पास में शक्ति है वो उस चीज़ को पा सकता है और अपने पास रख सकता है। हॉब्स के अनुसार ये बताता है कि ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान व समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकाकी होता है, दीन, अपवित्र, पाश्विक और क्षीण हो जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था मानी गई है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता है। वो कहीं अगर ये मान के चलें हॉब्स के अनुसार की प्राकृतिक अवस्था में वो उसका इस प्रकार की अवस्था थी, तो इस प्रकार के प्रमाण कहीं भी ऑथेंटिक या वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, वरन वह अनुमान करता है। वो केवल मात्र अनुमान लगा करके इन चीज़ों को बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इस प्रकार की मिलती जुलती रही होगी, ये मान के चलता है, एक अनुमान लगाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसके मतानुसार ये माना गया है कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्यों को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानूनों से दायित्व का। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार तो एक निरंतर संघर्ष की स्थिति को जन्म देते हैं, किंतु इसके विपरीत प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा, ज्ञान के द्वारा निर्दिष्ट वे नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करके व्यक्ति सुगमतापूर्वक अपने ही जीवन की रक्षा कर सकता है और प्राकृतिक अवस्था की आवश्यकता से वो बच सकता है। हॉब्स इस प्रकार से 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है। वो बताता है कि 19 ऐसे नियम हैं जो प्रकृति के नियमों में इस प्रकार से प्रकृति में पाए जाते हैं। उनके अनुसार 3 अधिक महत्वपूर्ण है। वो 3 नियमों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें पहला नियम है प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों को त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए। तीसरा नियम है व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने किए हैं। ये नियम है, इन नियमों से रहना चाहिए। और इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है, समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके संबंध में प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक सेबाइन के शब्दों में वे एक ही साथ पूर्ण दूरदर्शिता के सिद्धांत भी हैं और सामाजिक आधार के नियम भी हैं। अब हम बात करते हैं उपबंध और राज्य की उत्पत्ति। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो समझौता हुआ, किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में कुछ इस प्रकार की शक्ति थी जो उन प्राकृतिक नियमों के अनुसार बाध्यकारी थी। वह बाध्यकारी शक्तियों से व्यक्ति द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था और जब तक उनका पालन नहीं करते थे कोई भी एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि मजबूर थे। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो कि शक्ति के आधार पर
व्यक्तियों को शांति स्थापित करने के लिए बाध्य कर सके या बाध्य हो। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी। अतः वे उपरोक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए वो प्रेरित थे। किस प्रकार की कोई संस्था बने जो हमारी रक्षा कर सके। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना केवल एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों की अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति, यानी समस्त वो एक तरीका बताते हैं। हॉब्स मानता है कि राज्य की स्थापना में केवल एक ढंग है, तरीका है, वह समस्त व्यक्तियों को अपनी समस्त शक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना है। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण यानी इच्छाओं की अनेकताओं के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है। यानी जो आपस में लड़ते हैं, अनेक इच्छाएं रखते हैं, अनेकता के स्थान पर एकता बरकरार हो सकती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों को वो कर्ता के रूप में मान सकता है कि हम इन कार्यों को करेंगे, कर्ता समझ करके उनका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छाओं को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। हॉब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार से दिया कि मानो प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उनका सता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तुम भी इस प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डालें और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करें। यानी ये एक मूल मंत्र है, इसमें समर्पण की भावना है और समर्पण की भावना करते हुए हॉब्स यही कहता है कि ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, ये कैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके संबंध में हॉब्स स्पष्ट रूप से कहता है कि इसका मूल मंत्र इस प्रकार दिया गया है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति से कहता है जो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सभी अधिकार इस व्यक्ति या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उनका सता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तुम भी इस प्रकार से अपने सब अधिकार दे डालें और उसके साथ सभी कार्यों को स्वीकार करें। तो निश्चित रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक अनुबंध हो जाता है। अनुबंध इस बात का है कि हम अपने सबकी हमारी रक्षा करेंगे और हम सारी शक्तियाँ अपनी इच्छाएं अब आपको समर्पित करते हैं। अब बात आती है संप्रभुता का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। तो हॉब्स इसके संबंध में कहता है कि हॉब्स राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान करता है, अपरिमित अनलिमिटेड संप्रभुता प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। यानी इस प्रकार की संप्रभुता यानी राज्य, हॉब्स का मानना था कि राज्यों को अपरिमित संप्रभुता प्रदान कर देता है और उसके अंतर्गत व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में, व्यक्तियों के लिए परिस्थिति भी कोई भी हो सकती है, तो सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है। यानी संप्रभुता के बारे में वो ये कहता है कि वो असीम है और वो किसी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है, बंध करके नहीं रह सकती है। इस पर संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ईश्वरीय इच्छा का भी उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। संप्रभु को किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोका जा सकने वाली एकमात्र शक्ति उसका विवेक है। इसके साथ ही इस प्रकार से हॉब्स की विचारधारा के अनुसार राज्य की स्थापना एकमात्र कारण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का अनिवार्य
होना है, यानी एक नियम है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो व्यक्तियों की रक्षा के लिए है। राज्य मनुष्य के आंतरिक सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं है, यह स्वाभाविक विकास का परिणाम भी नहीं है। यह तो एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं व्यक्तियों द्वारा स्थापित एक साधन है, यानी व्यक्तियों के द्वारा ही स्थापित एक साधन है। और इस प्रकार से हॉब्स का भावहीन बुद्धिवाद राज्य को केवल एक उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है, यानी एक उपयोग है, इसका यूटिलिटी है। और उसके सिद्धांत में राज्य शक्ति के प्रति इस सम्मान, और साथ में हम कहेंगे कि शक्ति का कोई स्थान नहीं है जिस पर राजतंत्र के भक्त इतना बल देते हैं। इसी कारण क्लेरेंडन इस प्रकार की युद्धों से राजतंत्र का समर्थन करने वाले होप्स यदि उत्पन्न ही नहीं होता तो अच्छा होता, इस प्रकार के तर्क वो देता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते। हॉब्स के समझौते के संबंध में एक विशेष बात ये भी कही गई है कि हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राजा का नहीं वरना निरंकुश राज्य का है। वो राजा को निरंकुश नहीं बताता है, वो ये कहता है कि निरंकुश राज्य होना चाहिए, यानी इस प्रकार का राज्य जिसका आदेश सब लोग माने। निरंकुश राजा अगर होगा तो निश्चित रूप से अत्याचार करेगा। हॉब्स की विचारधारा के अनुसार राजतंत्र, कुलीन तंत्र या गणतंत्र किसी भी प्रकार के शासन की स्थापना उचित है। उनका मानना था या तो राजतंत्र हो या फिर कुलीन तंत्र हो या गणतंत्र हो, कोई भी शासन हो, तीनों में से उपयुक्त शासन कोई भी होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए जो उचित होगी। क्योंकि जहाँ तक मनुष्य के हित का संबंध है, जहाँ उसकी भलाई का संबंध है, प्राकृतिक अवस्था की अराजकता की अपेक्षा किसी भी प्रकार वह सरकार अच्छी है। वो ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की स्थिति या अराजकता थी, उसकी अपेक्षा शासन की पद्धति कोई सी भी वो सबसे बढ़िया है। प्राकृतिक अवस्था की अराजकता हॉब्स ये मानता है कि वो सबसे खतरनाक चीज़ थी, खतरनाक अवस्था थी, उसमें किसी प्रकार के कोई नियम नहीं थे। इस प्रकार से शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के का समर्थन वो करते थे और इस प्रकार से राज्य में रहनी चाहिए। इसके साथ ही हॉब्स अपने सामाजिक अनुबंध के आधार पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थन तो करता है, यानी हॉब्स ये कहता है कि निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन तो करता है, किंतु इस सिद्धांत में उसके अनेक असंगतियां भी हैं, उसके अनेक त्रुटियां भी हैं। प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। धन्यवाद।